हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, पर्वत निर्माणक भूसन्निधि सिद्धांत या फिर कोबर्स जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। इस थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें दो बल हैं जिनको समझना पड़ेगा, जो है उत्पीड़न बल और संपीड़न बल। उत्पीड़न बल व संपीड़न बल। अब देखिए, मान लीजिए दो भूखंड है। ये दो भूखंड ले लिए हैं हमने। अब हम मान लेते हैं कि इनमें फॉल्ट आता है, मतलब दरारें आती हैं। ठीक है, एक ये दरार इधर से आ गई, एक ये दरार, और इधर भी दरार आ गई। ये जो एग्जाम्पल है ये है नॉर्मल फॉल्ट का, और ये एग्जाम्पल है रिवर्स फॉल्ट का। देखिए, जब इसमें दरारें आती हैं इस भूखंड में, तो क्या होता है, उत्पीड़न बल के कारण ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं। जब ये विपरीत दिशा में गति करेंगे, यानी एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी। और संपीड़न बल में क्या होता है, जब संपीड़न बल इन दरारों में दरार आने पर कार्य करता है, तो ये जो दोनों भूखंड होते हैं ये एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। अब आप ही देखिए, जब कोई चीज़ ऐसे आती है और अगर बीच में होती है कोई भी चीज़, तो आएगी तो जो बीच वाली चीज़ होगी वो ऊपर चली जाती है ना, ऐसी इसमें भी होगा। ये वाला जो पार्ट होता है ये चला जाता है ऊपर, और इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, या फिर कुछ ऐसी। चलिए, तो अब हमने ये बल समझ लिया है। अब इस बल को हम हटा देते हैं, क्योंकि कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत में जो बल कार्य करता है वो होता है संपीड़न बल। कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत दो बातों पर आधारित है। पहला है पृथ्वी का संकुचन, और दूसरी बात है संपीड़नात्मक बल, जो अभी हमने पढ़ा है, संपीड़न बल। ठीक है, तो कोबर के अनुसार पृथ्वी जो है वो गर्म होती है। पहले पृथ्वी गर्म थी, और जैसे जैसे वो ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है ना। ये हमें भी पता है कि पहले पृथ्वी गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, और जब वो ठंडी होती है वो धीरे धीरे ठंडी होकर उसका संकुचन होने लगता है, वो ठंडी होने लगती है। अब जब वो ठंडी होती है तो वो कुछ इस प्रकार की आकृति ले लेती है, कुछ ऐसे, कहीं से ऊपर उठी हुई, कहीं से नीचे, है ना, इस प्रकार की वो कुछ आकृति ले लेती है। तो ये जो बीच वाला, ये वाला जो हिस्सा है ये है भूसन्निधि। इस हिस्से को कहते हैं हम भूसन्निधि। कोबर के अनुसार जहां पर आज पर्वत है वहां पर पहले भूसन्निधियां थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा पर्वत आकर कहीं बैठ गए, पहले वहां पर एक स्टार्टिंग होती है, तो आरंभ होता है पर्वत निर्माण का भूसन्निधियों से। ठीक है, सबसे पहले वहां पर भूसन्निधि थी, धीरे धीरे फिर वहां पर पर्वत का निर्माण हुआ, और ये सिद्धांत उसी विषय में है कि आखिर भूसन्निधियों से पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये भूसन्निधियों के आसपास के जो तृण भूखंड होते हैं उनको उन्होंने क्रेटोजन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? क्रेटोजन। अब कोई भी उठा हुआ भाग होता है तो ये एक नियम सा होता है कि अगर कोई भी उठा हुआ भाग है तो उसका अपर्दन होना शुरू हो जाएगा, उसका कटाव होना शुरू हो जाएगा, या उसमें दरार आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से भूखंड में भी होता है। ये भूखंड है, ठीक है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे दरार आनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर ऐसे है तो इसमें धीरे धीरे इसका अपर्दन होना शुरू हो जाता है, और ये जो अपर्दन से भाग निकलते हैं टूट टूट कर, वो धीरे धीरे इस भूसन्निधि में जमा होने लगता है, और धीरे धीरे नदियों के साथ मिलकर, उस पानी के साथ मिलकर ये काफी दृढ़ हो जाता है, जम सा जाता है, धीरे धीरे ये बहुत भर जाता है। अब यहाँ पर कार्य करता है संपीड़न बल। संपीड़न बल के कारण ये दोनों भूखंड एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, यानी कुछ इस प्रकार से।
कुछ इस प्रकार से ये हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि कोबर के अनुसार इस प्रकार से कुछ जो भूखंड होता है उसमें अपर्दन होना शुरू होता है और जो बीच की भूसन्नति है उसमें जमाव होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जमाव होता है तो वो नदियों के साथ मिलता है और ये मलबा जो है बहुत ही ऊंचा उठता जाता है और इस क्रिया को कहा गया है तलछट के निक्षेप की अवस्था, लिथोजेनेसिस। इस अवस्था को कहा गया है लिथोजेनेसिस। जब ये मलबा इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों में जब संपीड़न के कारण ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति करते हैं और ये ऊपर की ओर उठ जाता है, उस क्रिया को कहा गया है पर्वत निर्माण की अवस्था, ओरोजेनेसिस। और इस प्रकार से ये मलबा धीरे 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 ऊपर उठता जाता है और कुछ इस तरह का रूप ले लेता है, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स के रूप में ये अपनी आकृति ले लेता है, या फिर कहें वलित पर्वतों के रूप में ये आकार ले लेता है। अब कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, यानी कि कुछ ऐसे। ये देखिए कुछ इस तरह से दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो रहा है जिन्हें कोबर ने रैंड केटन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रैंड केटन। और इस मलबे का पूरे या फिर थोड़े से रूप में पहाड़ों का बनना, पर्वतों का बनना, ये आधारित होता है संपीड़न के बल पर। अगर संपीड़न बल सामान्य होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सिर्फ किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं और जो बीच वाला भाग है, जैसे ये है, ये वलन से अप्रभावित रहता है। और इस अप्रभावित भाग को कोबर कहते हैं स्वाशिन वर्ग। क्या कहते हैं? स्वाशिन वर्ग, जिसे सामान्य रूप से हम मध्य पिंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, जो खाली है, बीच का भाग है, ये होता है मध्य पिंड। और जब संपीड़न बल बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, सर्वाधिक सक्रिय होता है, तो फोल्ड माउंटेन्स कुछ ऐसे बनते हैं। कुछ इस तरह से वो हर जगह पर बन जाते हैं, कोई जगह खाली नहीं होती है, हर जगह पर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो ये आधारित है संपीड़न बल पर कि फोल्ड माउंटेन्स कितने बनेंगे, लेकिन कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार पर्वत निर्माण इस प्रकार से होता है। तो ये था कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।